नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सवाल पर जिक्र करने के लिए जिसे अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ज्यादा गहराई से डिस्कस किया जा रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन का नाम लेकर युद्ध शुरू किए अमेरिका और इजराइल। ईरान में खमनई को हटाने के बावजूद भी ईरान को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। लीडर्स को मारने की कवायद जो उन्होंने पहले से शुरू कर रखी थी तमाम देशों में, उसकी वजह से खासा असर नहीं पड़ा। लेबनान में इन्हें लगा था कि नसरल्ला खत्म हुआ तो लेबनान में हिजबुल्ला खत्म हो जाएगा, लेकिन वो हाल ईरान में नहीं हुआ। ईरान में अमेरिका लगातार ईरान को सरेंडर कराने की चाह में खमनई को मार गिराया, लेकिन खमनई के चले जाने के बावजूद भी ईरान अमेरिका का हर दिन बड़ा नुकसान कर रहा है। नुकसान के नतीजे सामने हैं। अमेरिका को लगातार अब खर्चों की चिंता सताने लगी होगी। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ईरान ने जो तरीके अपनाए हैं वो बड़े ही रोचक हैं। उसने जो ड्रोन बनाए हैं वो शहीद ड्रोन हैं, नाम ही उनका शहीद रखा है। जो वन वे ड्रोन है, यानी कि एक बार एक बम बनाया, उसके पंख लगाए और पीछे मोटर फिक्स कर दी, अब वो बम उड़ने लगा है। एक बम चलाने के लिए आपको लॉन्चर की जरूरत पड़ती है, इन्हें वो भी जरूरत नहीं है। बम ही वो हैं जिनमें पंख लगे हैं और वो उड़ रहे हैं, इन्हें वो ड्रोन कहते हैं। इन ड्रोन्स के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बने ही मिसाइल की तरह फटने के लिए हैं। तो यानी कि वो ड्रोन जो अपनी दिशा भी बदल ले और आसानी से जाकर के बिल्कुल लो लाइंग और स्लो स्लो उड़ते हुए दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करने लगे। ईरान ने इन ड्रोन का नाम शहीद ड्रोन दिया है। दिक्कत यह नहीं है कि यह ड्रोन बना करके ईरान ने कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की महारत हासिल कर ली। दिक्कत यह है कि अमेरिका को इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए करोड़ों रुपए की बैलिस्टिक मिसाइलें चलानी पड़ती हैं। अपने थार्ड सिस्टम को, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करना पड़ता है इन छोटे छोटे ड्रोन्स को खत्म करने के लिए। यह बिल्कुल वैसे है कि टिड्डियों का अटैक हो गया और आपको उन्हें गोलियों से मारना पड़ रहा हो। बिल्कुल वैसा ही ईरान ने अमेरिका के साथ किया। यही हाल रूस ने यूक्रेन का भी किया था। जब यूक्रेन ने तुर्की से दिए हुए बायरक्तार ड्रोन यूज किए थे रूस के खिलाफ, तब ईरान ने उसे ये सारे के सारे वेपन दिए थे। खैर, फिलहाल के लिए चर्चा आज इतनी बड़ी क्यों बनी? जिसकी उम्मीद थी कि डे 2 में ये लोग इस तरह से खमनेई को मार दिए, उसके बाद ईरान युद्ध रोक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? लगातार नुकसान अमेरिकी क्षेत्रों का भी बढ़ना शुरू हो रहा है। अमेरिका के जितने भी करीबी हैं उन सब के यहां हमले हो रहे हैं। ये आप और हमने देखे। आज का जो सेशन है वो इस विषय पर है कि इन दिनों एक बात चर्चा में आई है और वो ये कि अमेरिका का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था जो दुनिया में उसने बहुत कम जगह लगाया हुआ है। एक रडार सिस्टम था जिसकी कीमत बिलियन डॉलर मानी गई थी। उस रडार सिस्टम को इनके इसी प्रकार से टिड्डी बनकर उड़ते हुए शहीद ड्रोन ने मार गिराया। जाकर गिर गया, उसके ऊपर जाकर गिर गया, वो मशीन खराब हो गई। उसके खराब होने के अगले दिन ही अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं या एम्बेसी या कॉन्सुलेट हैं मिडिल ईस्ट में, उन पर हमले होने शुरू हुए। यानी ईरान ने बड़े स्ट्रेटेजिकली पहले इनकी आंखें फोड़ी, उसके बाद जाकर के इनके आसपास के क्षेत्रों में हमले किए, थार्ड तक सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये सारी चर्चाएं जब ज्यादा बड़ी होने लगती हैं तो चर्चा आती है बैक टू बैक ईरान में आए एक अर्थक्वेक की। ईरान में हाल ही में एक अर्थक्वेक ऑब्जर्व हुआ। एक ही क्षेत्र पर हुआ, 4.6 रिएक्टर स्केल का आया। न्यूज में तुरंत प्रभाव से खबर बनती है कि साहब कहीं ईरान ने न्यूक्लियर परीक्षण तो नहीं कर लिया। न्यूक्लियर परीक्षण जब होता है तो यह माना जाता है कि वहां पर अर्थक्वेक आता है। इससे पहले भी नतांज, जो इनका खास क्षेत्र है जहां पर ये न्यूक्लियर बम बनाते हैं, वहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब साइट के नजदीक पहले भी इस तरह का अर्थक्वेक देखा गया है। युद्ध के काल में आए इस अर्थक्वेक को तुरंत जोड़ा गया न्यूक्लियर टेस्ट से। तो अब कड़ियों को जोड़ते चलते हैं। नंबर 1, इनके पास जो सबसे कीमती रडार सिस्टम था अमेरिकियों का, जो अल उदैद एयरबेस कतर में तैनात था, उसे जाकर एक शहीद ड्रोन मारता है। उससे अगले दिन अमेरिकी ठिकानों पर हमले होते हैं। थार्ड सिस्टम तक को यूएई के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद में अगले दिन फिर भूकंप आता है ईरान के अंदर। कहा जाता है कि न्यूक्लियर टेस्ट हो गया है। अब आखिरी सवाल ये कि अगर कुछ बड़ा ही करना है तो क्या उस न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाकर ये इजराइल पर गिराएगा
या किसी और देश पर। तो देखिए यहीं से ही आज की कहानी बनती है कि इजराइल पर हमला करने की ईरानी नीति चल क्या रही है। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पटकथा में असली केंद्र बिंदु क्या है वो बता चुके हैं। और ऐसे समय पर जब ईरान की एक पूरी पूरी वॉरशिप को भारत के जल में मार गिराया गया हो, उसके बाद में ईरान का यह कहते हुए धमकाना कि अब हमारा बदला देखना, यह बात कहना अपने आप में बहुत ही मजबूती भरा स्टेटमेंट है। देखने वाली बात यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से सबमरीन लॉन्च करी, ओयो क्लास सबमरीन से अपना टॉर्पीडो लॉन्च किया, उस टॉर्पीडो से इन्होंने ईरान की जो वॉरशिप मार गिराई, उस वॉरशिप के कारण से ईरानियंस को जो झटका लगा है, उसका बदला वो कैसे लेंगे। साथियों, ये जो वीडियो मैंने अभी आपको चला के दिखाया, ये हमारे क्लास से मैंने एआई से बनाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया था, समझाने के लिए सिंबॉलिक की क्या घटना घटी थी। ये बहुत ही मतलब एक सिंगल प्रॉम्प्ट से बने हुए वीडियो हैं, आप इन्हें बहुत खूबसूरत भी बना सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एआई मास्टरी क्लास उपलब्ध है, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन की है। आपको जरूरत है एआई के टूल सीखने की, आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए, तो आप इन्हें सीख सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। साथियों, तो अब घटना कुछ इस प्रकार से है कि ईरान के अंदर फिलहाल इस तरह से जो हमले हो रहे हैं, उसमें 800 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। चर्चा है कि 2000 से ज्यादा बॉम्ब गिर चुके हैं। लेकिन अमेरिका ने खमनेई को मारने से पहले जो पहले जितने भी बयान दिए, अगर उनका सीक्वेंस उठाकर देखा जाए तो उसमें अमेरिका का इंपेशेंस झलकता है। ट्रंप जब शुरुआत में आए, तब इनके बारे में कहा कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मैं खत्म करना चाहता हूं। न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान ने अपनी तरफ से खत्म नहीं किया, यह कहते हुए इन्होंने B2 बॉम्बर्स से पिछले साल हमला कर दिया ईरान के उन ठिकानों पर, और यह कहते हुए ट्रंप ने खुद की पीठ थपथपाई कि हमारे पास दुनिया के सबसे जबरदस्त B2 बॉम्बर हैं। वो वहां गए जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल बन रहा था, जहां पर यूरेनियम संवर्धन हो रहा था, एनरिचमेंट हो रहा था। हमने उस साइट पर हमला किया, अब हमने इन्हें पछाड़ दिया है, अब ये कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ट्रंप का इस रवैये के बाद जो आज का हमला है, वो दिखाता है कि उन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर से या न्यूक्लियर एनरिचमेंट से शायद दिक्कत थी ही नहीं। उन्हें दिक्कत थी डेथ टू अमेरिका कहने वाले खमनेई से। उन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम पर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के नाम पर यह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सिलसिला खत्म नहीं करना था, उन्हें खत्म करना था उनके खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी विचारधारा से पूरा एक रिवेंज मॉडल तैयार किया। अमेरिका को पिछली आदत थी कि मैं सत्ता परिवर्तन कर देता हूं, जैसे पाकिस्तान में किया, बांग्लादेश में किया, दुनिया के कई देशों में किया, तो मैं ये काम ईरान में भी कर जाऊंगा। लेकिन यहां पर वो सफल नहीं हुआ। आज 5 दिन युद्ध के हो चुके हैं, करोड़ों डॉलर खर्च हो चुके हैं। 779 मिलियन डॉलर अब तक खर्च होने की रिपोर्ट कहती है। कहा जा रहा है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो 210 बिलियन डॉलर तक खर्च हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट्स को इधर उधर भेजने में ही अमेरिका के अब तक 5,556 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और इजराइल को खुद 11.5 बिलियन डॉलर से लेकर 17.8 बिलियन डॉलर का नुकसान इस युद्ध से हो सकता है। एक रिपोर्ट रॉयटर्स लिखता है कि इजराइल को प्रति वीक में 3 बिलियन डॉलर का नुकसान इस युद्ध से हो रहा है। ये युद्ध तो खैर खर्च के अंदर दिख ही रहे हैं, लेकिन इनके जो एसेट्स हैं उनका नुकसान भी नोटिस हुआ है। एक F-35 शॉट डाउन किया गया तेहरान के अंदर IRGC द्वारा, उसका एक वीडियो बाहर निकल कर आया। लेकिन इस वीडियो के बाद में अमेरिकी एज यूजुअल यही कहेंगे, हमारा फाइटर जेट नहीं गिरा था। लेकिन कुवैत ने तो 3 अमेरिकी F-15 मार गिराए थे। उसके बाद अमेरिका ने कहा यह फ्रेंडली फाइट थी, हमारे अपनों ने ही हमारे फाइटर जेट मार गिराए। इन सब से ओवरऑल एक बात तो निकलती है, नुकसान तो हो रहा है। और ऐसे में ईरान ने मोस्ट एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम को यूएई के अंदर मार गिराया। यह खबर बहुत बड़ी खबर बनती है। थार जैसा सिस्टम, जो कि अमेरिका का S-400 जैसा सिस्टम है, जो बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइलों को आते ही एंटी बैलिस्टिक सिस्टम ऑन करके बीच में ही खत्म कर देता है, उसको भी इन्होंने मार गिराया। अमेरिका के अगर मेजर खर्चे निकाले जाएं तो उनमें से थार सिस्टम का जाना एक बड़ा खर्च है, फाइटर जेट्स का गिरना और बड़ा खर्च है। लेकिन एक वार्निंग रडार सिस्टम जिसकी कीमत 1.1 बिलियन डॉलर आंकी गई, उसका गिरना सबसे बड़ी इनके लिए चिंता की बात है। अब यह क्या है वो जानते हैं। असल में ये जो आप सिस्टम लगा देख रहे हैं, ये जमीन पर रखा सिस्टम है। अब इसको कितना बड़ा समझ सकते हैं, ऐसे समझिए कि
या ये एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जमीन से ऊपर, और जमीन के मतलब कमरों को आप देख सकते हैं, मतलब लोगों के रहने लायक कमरा, तो कितने मंजिल का एक रडार बना रखा है अमेरिकियों ने कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस पर। 28 तारीख को जब हमले शुरू हुए, उसके बाद में 1 तारीख के दिन ये वाला जो एयरबेस है, इस पर ये बना हुआ रडार सिस्टम है, जो कमरा सा आपको दिख रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका की आंख है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में लगभग 5 ऐसी आंख दुनिया भर में लगाई हुई हैं, अलग-अलग जगह। इनका काम है, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल चले, कोई भी प्रकार के हमले की नौबत आए, ये सबसे पहले उन्हें कैप्चर कर लेता है कि हां, कुछ गड़बड़ हो रही है। अत्यधिक आधुनिक क्षमताओं से युक्त है। अमेरिका इसे बेचता नहीं है, अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। मिडिल ईस्ट में यह उसकी सबसे बड़ी आंख थी। इसी से प्राप्त मैसेजेस थार्ड को और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को दिए जाते थे। थार्ड और पेट्रियट करते क्या है? थार्ड 100 किलोमीटर तक भी देख पा रहा है, 100 से सवा किलोमीटर दूर तक, कि कोई मिसाइल हम तक आ रही है, चलो उसको वहीं मार देते हैं। पेट्रियट 30-35 किलोमीटर की रेंज तक में कोई मिसाइल आ रही है, उसको हवा में मार देता है। ये 5000 किलोमीटर तक जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनको एसेस करता है। 5000 किलोमीटर तक की घटनाओं को एसेस करने वाली यूनिट है ये। और यहीं से मैसेजेस दिए जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ईरान ने क्लेम किया कि उसने यूएस के इस रडार को गल्फ में खत्म कर दिया है। यहां पर जब चर्चा बाहर निकलकर आई, तो अमेरिकी स्पेस फोर्स का ये जो बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है, ये क्षति होती है, और इसकी जो पुष्टि है, वो पुष्टि असल में इमेजेस से होती है। ये जो दृश्य आपको दिख रहा है, इसका नाम UEWR है, अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार। इसको इन लोगों ने एक शहीद ड्रोन से निपटा दिया। एक ड्रोन गया और वो इसके ऊपर जाकर गिर गया, और जाकर गिरा, और वहां पर इसको जो नुकसान होना था वो हुआ। यह घटना 1 मार्च की बताई गई, धीरे धीरे मीडिया में आजकल में आना शुरू हुई। इस खबर को आने के बाद में फिर इन्होंने स्ट्रेटेजिकली, ये घटना कहां की थी? कतर की थी। कतर में यह सिस्टम इन्होंने अल उदैद एयरबेस पर लगा रखा था, जो अमेरिका का सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है। वहां से ये कंट्रोल करते थे मिडिल ईस्ट के अंदर कोई हमला ना हो। ये 1 तारीख को इसको जब से नुकसान हुआ, उसके बाद में अमेरिकी एम्बेसी, अमेरिकी काउंसुलेट, अमेरिकी एयर बेसेस, उन पर हमले शुरू होने लगे, और अमेरिका ने फिर जाकर अमेरिकियों से कहा कि आप लोग वहां से निकलो। आपको कल भी मैंने एक सेशन में जानकारी दी थी, जब इनके स्टेट के मतलब जो मंत्री, उन्होंने कहा कि साहब, मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिकी वहां से निकले। लगभग 9000 अमेरिकियों को फिर यहां से निकाल भी लिया गया। मतलब इनको लगना लगा कि हमारे अब सिस्टम में सेंधमारी हो चुकी है। ये वो सिस्टम है, और इस सिस्टम के ऊपर हमला हुआ। इसके दृश्य निकल कर आए कि भाई पहले ये था और बाद में ये था। तस्वीरें निकल कर आना शुरू हुई, सैटेलाइट इमेजेस निकल कर आना शुरू हुई। इसका मतलब ईरान ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली इनको नुकसान पहुंचाने से पहले इनके रडार को नुकसान पहुंचाया था। ये हैं वो उड़ते हुए टिड्डे, जिनको मैं कह रहा हूं शहीद ड्रोन। ये उड़ रहे हैं। अब ईरान से निपटने के लिए अमेरिका, ये जो लॉन्च पैड है ना, लॉन्च पैड मतलब इनको उड़ाने के लिए भी कुछ नहीं है। जैसे बचपन में आप फूंक मार करके जो पतंग वो नहीं मार देते, उड़ा देते थे, बिल्कुल वैसे ही एक स्टैंड पर खड़े हुए हैं, मोटर ऑन होती है और ये उड़ जाते हैं। इतने छोटू छोटू से, इनके पीछे जर्मन रिवर्स इंजीनियरिंग से बनी हुई मोटरें लगी हैं, पीछे पंखुड़ियां लगी हैं, बहुत ही धीरे धीरे उड़ते हुए आसानी से ये 2-2 हजार किलोमीटर की दूरी तक जाकर के मार आते हैं। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। ये नहीं है कि मिग की स्पीड से उड़ रहे हैं, कि साहब राफेल की स्पीड से उड़ रहे हैं, कि साहब F-35, ना ना, आराम से उड़ रहे हैं, आराम से पंख की तरह उड़ते हुए जा रहे हैं। 180 किलोमीटर की कोई स्पीड नहीं होती है, मतलब गाड़ियां चल जाती हैं इतनी स्पीड पे। तो ये भाई साहब ड्रोन को उड़ाते हैं आराम से। इनके रडार सिस्टम कैप्चर भी करते हैं, और मारने के लिए मिसाइल भी चलाते हैं। तो ये एक एक बार में 500-500 फेंक के भेजते हैं कि लो तुम मारो। तुम्हारी एक्यूरेसी 100% हो नहीं सकती, 99% भी हुई तो 1% जाके नुकसान करेगा। तुम 99.99 भी करोगे तो भी मेरा एक तो जाके गिरेगा, और वो जाकर इनके अर्ली रडार पर जाकर गिर गया। तो कतर ने इसी के चलते, जब ये घटना घटी, उसी के बाद उसने कहा था कि सारी रेड लाइन तुम क्रॉस कर गए हो। वो जो रेड लाइन क्रॉस होने की घटना है, अगर आप पीछे चल के डॉट को जोड़ते जाते हैं, तो वो यहां से निकल कर आई थी। मैंने कल आपको जो सेशन में बताया था ना, ये इसका मतलब ईरान के पास स्ट्रेटजी थी पहले से कि उसे अमेरिका को कैसे चैलेंज देना है। खैर, अमेरिका, ईरान अपने आप को वैसे भी ताकतों से युक्त मानते हैं। आज की न्यूज बन रही है कि इन्होंने डूम्सडे बॉम्ब का परीक्षण कर लिया है, अमेरिका ने वो सब कर दिखाया है। ये इस चीज में पहले भी मैंने आपसे कहा है, नेवी हो या एयरफोर्स हो,
उनके थ्रू फेंके जाने वाले बम गोलों में, जब अमेरिकियों को मत चलना पड़े, मतलब चलना या दौड़ना ना पड़े, उन चीजों में ये बहुत आगे रहते हैं। फिजिकल फिटनेस इजरायली सैनिकों की बहुत अच्छी होती है। अमेरिका वाले अपने लोगों को लेकर परेड परेड कराना इनको अच्छा नहीं लगता, मतलब टेक्नोलॉजी है यार, करो आराम से, जो चल रहा है टेक्नोलॉजी से करेंगे। इसलिए एक बार याद भी होगा कि इनके किसी खास इवेंट के अंदर अमेरिकी सैनिकों का चलना मजाक का हिस्सा बना था, पर लोगों ने कहा कि भाई टेक्नोलॉजिया से चलते हैं ये लोग। खैर, फिलहाल के लिए अब इनके पास चैलेंज ये है कि कहीं ईरान इतना ना उकसा दिया जाए कि इसके पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो एनरिच्ड यूरेनियम रखा है उसे ये एनरिच कर ले जाए। अब ये क्या कहानी है? बोले रडार तो खत्म कर दिया। देखो क्या होता है, जैसे ये एक मिसाइल है ना, इस मिसाइल के ऊपर ये जो नॉब सी बनी हुई देख रहे हैं, इसको वॉरहेड कहते हैं। जितना भी मिसाइल चलने में दूरी तय करती है, उसकी पूरे शरीर में समझो फ्यूल भरा होता है। जैसे बचपन में अगर आपने कभी रॉकेट चलाए हो, तो रॉकेट चलाते समय, तो दिवाली के समय, तो रॉकेट के अंदर पूरा जो बुरादा है, वो जब बारूद आप उड़ाते हैं, आग लगती है, वो हाइट तक जाता है। ऐसे ही समझिए कि एक मिसाइल है, उस मिसाइल में मैक्सिमम सामान उसके बारूद का है। वो बारूद में आग है, वो उससे उड़ती जा रही है, जितना बढ़िया बारूद उतना दूर तक वो जा रही है। लेकिन बारूद उड़ा के तमाशे थोड़ी दिखाने हैं, असल में तो दुश्मन का नुकसान करना है। दुश्मन का नुकसान करने के लिए एक अलग से बॉम्ब पैक कर दिया जाता है, रास्ता उड़ाने के लिए अलग, और सिर पर अलग से कोई सामान बांध दिया जाता है, जिसे वॉरहेड कहते हैं। दिक्कत क्या है कि यदि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लें, इनकी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में कई में सुपरसोनिक स्पीड भी ये लोग ले आए हैं। हाइपरसोनिक क्लेम करते हैं इजरायली लोग, सॉरी ईरान के लोग। अब सीन क्या है कि वॉरहेड में न्यूक्लियर बॉम्ब अगर बांध दिया जाए और उस बॉम्ब को उड़ा करके इजराइल पर फेंका जाए, कहानी क्या फंसती है कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जब मारने जाती है, तो पहले वो हवा में जाती है, ऊंचाई ट्रेवल करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी बॉल को सीधा ना फेंक कर हवा में फेंकता है, यानी कि थोड़ा परवलयाकार पथ, पैराबॉलिक पथ बनाता है, ताकि दूर तक दूरी तय की जा सके। तो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ दिक्कत क्या होती है, जब ये उड़ रही होती है ना, तब तक तो ठीक है, क्योंकि डेंस से लाइटर मीडियम के अंदर जा रही है, जलने का कोई डर नहीं होता वॉरहेड का। लेकिन आसमान में पहुंचकर जब वापस लौटने लगती है मारने के लिए, तो इसके टोपे पर, वॉरहेड पर आग लगने के चांसेस बन जाते हैं। आग लगने का चांस अगर हवा में बन गया, और आपने यहां न्यूक्लियर बॉम्ब भर रखा है, तो वह न्यूक्लियर बॉम्ब हवा में ही फट गया, तो जिसके लिए भेजा था ना, वहां कुछ हो नहीं पाया। ईरान के बारे में यह कह रहे हैं कि इनके पास जो मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों में अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लेते हैं, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अभी तक नहीं कर पाए जिससे गोला फेंका जाए। आप कहेंगे सर ये तो फालतू की बातें हैं, जो बम बनाएगा कोई तो ऐसी मिसाइल नहीं बना लेगा? बना लेगा। बम भी तो नहीं बना है अभी तक, बम नहीं बना है इसका क्या प्रमाण है? बन गया होता तो अब तक चल गया होता, ये कोई बात हुई क्या? बात यूं है कि अभी ईरान के अंदर एक रिएक्टर स्केल 4.5 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप कब आते हैं? जब कोई सिस्मिक एक्टिविटी होती है, धरती में कंपन होता है। धरती में कंपन न्यूक्लियर बॉम्ब से पैदा किया जा सकता है। धरती के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र अमेरिका ने नापा है कि आया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने जो न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल है, जिससे नाभिकीय विखंडन होगा, बम बनेगा, यूरेनियम जो है, उसका एनरिचमेंट कर लिया है। ये आईएईए का मानना है कि ईरान के पास लगभग 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए पर्याप्त है। फिर आप पूछेंगे फिर बना क्यों नहीं लेते? पर्याप्त है, पर्याप्त है क्या मतलब है? उसकी जो प्योरिटी है ना, वो अभी 60% है। 60% है तो बढ़ा लो, कितना चाहिए? 90% से ऊपर नेचुरल प्योरिटी चाहिए होती है एनरिच्ड यूरेनियम की। एनरिच का मतलब ही यही है, संवर्धित का मतलब ही ये है कि उसके अंदर जो यूरेनियम 92 235 जो आइसोटॉप है, उसका कंसंट्रेशन बढ़े और वो 90% पार कर जाए। वो पार कराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सेंट्रीफ्यूगल मशीनों की जरूरत पड़ती है। ये जहां सेंट्रीफ्यूगल मशीन चलाते हैं, जैसे नातांज में, वहीं पर अमेरिका निशाना मार देता है। ऐसे में पहाड़ों के भीतर जाकर के बहुत सारी टनल्स के अंदर इन्होंने इन एक्टिविटीज को किया है। सेंट्रीफ्यूगल मशीनों को IR4 IR6 के नाम से नॉमिनेट किया गया है। माना जा रहा है कि ईरान जब से उसके ऊपर पिछली बार वाला हमला हुआ, तब से उस 60 को 90% में बदलने की तैयारी में लगा है। हालांकि आसान काम नहीं है, लेकिन अगर वो हो गया तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया। बिल्कुल कुछ वैसे ही खबर निकल कर आती है, निकलकर अल जजीरा पे आती है। 4.3 स्केल का, रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल का भूकंप आता है। इस बात को इंडियन मीडिया उठाता है, और जब उठता है तो खबर बनती है कि साहब ये भूकंप आया कहां है। चर्चा निकल कर आती है कि धरती से 10 किलोमीटर की गहराई में
ईरान के अंदर सदर्न ईरान में सिटी ऑफ गैराश के अंदर बिल्कुल मध्य में जहां पर डेजर्ट है वहां पर इस तरह का भूकंप नोटिस हुआ है। कोई सिस्मिक एक्टिविटी अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हो रही होती है तो डाउट यह किया जाता है कि यह किसी न्यूक्लियर टेस्ट का प्रमाण हो सकता है। यह बात खुद अमेरिका की जो साइंस ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड है उसके द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा इसे कोट किया गया और यह 15 दिन के अंदर दूसरा भूकंप कंसीडर किया गया। 19 फरवरी को भी ठीक इसी प्रकार से साउथ ईरान में ही एक भूकंप आया था और उसके बाद फिर एक बार और भूकंप। और इस तरह के भूकंप का आना न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट कोई चला करके अगर बॉम्ब देख रहा है तो अपने लोगों को तो मार के देखेगा नहीं, तो वो जमीन में गड्ढे खोद खोद करके 10-10 किलोमीटर अंदर जाके बम फोड़ते हैं ताकि उसके रिएक्टर्स, वो जो रेडिएशंस हैं वो बाहर तक ना निकल कर आए। जैसे भारत ने भी जब 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे तो पोखरण के अंदर गहरे गड्ढे खोद कर किए थे। क्विंटल्स ऑफ इसके अंदर प्याज डाला गया था ताकि वो रेडिएशंस बाहर ना आए। अपने आप में एक बड़ी कहानी है। इस तरह की घटनाएं पहले भी रिपोर्ट की गई हैं ईरान के अंदर उन क्षेत्रों में जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जैसे नतांज में भी ऐसे ही एक बार रिएक्टर स्केल पर झटके महसूस किए गए थे। इसीलिए कहते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर उनकी टेस्टिंग जारी रख रखी है। युद्ध के समय पर इस तरह की टेस्टिंग होना अपने आप में काउंटडाउन टू न्यूक्लियर बॉम्ब कंसीडर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये अपने कन्वेंशनल डिटरेंस के कोलैप्स होने पर कि भाई अब हम सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, चलो न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकते हैं। 60% एनरिचमेंट है, उसको 90% तक बदलने के लिए लगातार मेहनत जारी है। जब अमेरिका बोला कि मैंने B2 बॉम्बर चला के इनके उन साइट्स को नुकसान पहुंचा दिया है जो फोर्दो के अंदर टनल कॉम्प्लेक्स था, असल में वो उसमें सरवाइव नहीं किया था। यूएस की ये बात फर्जी ही निकली थी, यूएस की स्ट्राइक का कोई फायदा नहीं निकला था। ईरान ने अपना 400 किलोग्राम यूरेनियम यहां से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया था। ईरान ने बकायदा एक शहर इस्फहान नाम से बसाया हुआ है जो पूरा टनल का शहर है। आप इससे इस तरह समझिए कि गाजा के अंदर जिस तरह से हमास ने पूरा टनल बना रखा है, वो इजरायलियों का अपहरण करके कहां ले गया इजराइल नहीं ढूंढ पाया इतने सालों में, इतनी सी जगह में। अब हमास का गाइडेंस यहां से होता था तो इन्हें भी पता होगा कि अमेरिका और इजराइल की जो असली कमी है वो ये है कि ये टनल नहीं खोद पाते। और ईरान का अगर डेमोग्राफी आप देखें तो ईरान में बहुत से पहाड़ हैं, जैसे अफगानिस्तान में है। पहाड़ों के नीचे अगर टनल खुदी हैं तो वहां पर मिसाइलों का असर नहीं होता। यही कारण है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में तालिबान से हार के जाना पड़ा था। ईरान में भी उसी तरह से अनुभव लेकर के पहाड़ों के नीचे शहर बसाए हुए हैं। इस्फहान टनल भी अपने आप में इसी तरह का एक कंसीडरेशन माना जाता है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी टनल शहर बसाया हुआ है, जिसमें ही इनकी मिसाइल हैं, उसी में इनके ड्रोन्स हैं और उन्हीं में ही न्यूक्लियर एनरिचमेंट कार्यक्रम इनका चलता है। आईएईए खुद ये मानता है कि ईरान ने अपना जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो अंडरग्राउंड इस्फहान साइट के अंदर भर के रखा हुआ है। अब इस्फहान भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहां ढूंढोगे और कहां पाओगे? 400 किलोग्राम में 4 डब्बे कहीं भी पैक करके रखे जा सकते हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि किसी भी दिन इनका एनरिचमेंट पूरा हो तो ये बत्ती लगाकर फोड़ने की स्थिति में होंगे। ऐसे में वेपनाइजेशन गैप एक बड़ा गैप माना जा रहा है। मतलब कि भाई इस समय कोई हमको देख तो रहा नहीं है, बस हमारे पास वो बैलिस्टिक मिसाइल हो जिसके सिर पर हम बांधे, बंद करके एक मुट्ठी भर के न्यूक्लियर बॉम्ब और फेंक दें दुश्मन पर, तो हो गया कल्याण। तो ये वाली चीजें यहां पर फिलहाल के लिए निकल कर आ रही हैं। अब सवाल ये है कि साहब क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की स्थिति में है? आईएईए क्या सोचता है? तमाम बातें ईरान हमेशा से लोगों को कहता आया है कि भाई मैं अपनी तरह से तैयारियों में हूं, इतना परसेंट मेरे पास एनरिच्ड है, तुम लोगों को डील करनी है तो कर लो। लेकिन ईरान इस साथ साथ रशिया के संपर्क में है अपने साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दिलाने में कि मैं जल्दी से किस तरह एनरिचमेंट कर सकता हूं। रूस से जब इस बारे में पूछा गया कि सर ईरान की मदद करने आप क्यों नहीं आए, तो क्रेमलिन के अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने हमें बुलाया ही नहीं, ईरान ने हमें कहा ही नहीं कि आप आइए। इसका रिवर्स मतलब निकलता है कि क्या ईरान रशिया को बुलाएगा तो वो आ जाएगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके पास ना बहुत ही जबरदस्त जिरकॉन जैसी मिसाइल है। इजराइल इसके पास है, रूस के पास। और ऐसे में वो बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर वॉर हेड में न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज कर ली गई तो इजराइल के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती हैं। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं, कनेक्ट किए जा रहे हैं डॉट्स को, कि कहीं इसके पीछे कुछ इस तरह की कहानी तो नहीं लिखी जा रही है। कुल मिलाकर के रूस ईरान के साथ है, यह बात इससे पता चलती है कि इनके साइंटिस्ट वहां जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ईरान ने अभी तक हमसे मदद नहीं मांगी, यह रूस का बयान है।
इससे एक चीज तो निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जैसी व्यवस्था तो बनी है। ईरान कुछ बड़ा कर सकता है, यह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आज जब इनका जहाज डुबोया गया, उस समय पर, मतलब कल का जहाज डूबा था, उस समय पर ईरान ने जो धमकी दी थी, वो धमकी के मायने निकाले जाने शुरू हो रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आज हमने इसी पूरी घटना को अपने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि ईरान का जो नेवल वॉरशिप था, वो सबमरीन जो ओयो क्लास की थी, उसके टॉर्पिडो से जब इसको टारगेट किया गया था तो स्थितियां कैसी बनी थी, वो हमने आपको आज वीडियो बनाकर दिखाई थी। ये वीडियो मैंने अपनी इस एआई मास्टरी क्लास के अंदर बनाना सिखाया है। अगर आप भी चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।